कोई बात नहीं। आइए, हेडिंग बनाइए हिस्ट्री। हिस्ट्री बात नहीं हुई, प्लीज आप लोग बात मत करिए प्लीज। इतिहास, एक बात समझिए कि हमने इसको केवल हिस्ट्री लिखा है, जो कि गलत है। ठीक है, हमको क्या लिखना पड़ेगा? इंडियन हिस्ट्री। क्या लिखना पड़ेगा? इंडियन हिस्ट्री। यानी हम किसकी बात करने चल रहे हैं? भारतीय इतिहास की। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को इतिहास के क्रम पता है तो इतिहास पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि पहले मौर्य काल आया कि पहले गुप्त काल आया, अगर मेरा आपसे प्रश्न ये हो कि पहले मौर्य काल आया कि पहले गुप्त काल आया, तो आप क्या बताओगे? मतलब आप इतिहास में बहुत पीछे हो। ठीक है, मौर्य आया, लेकिन आपको थोड़ा सा इतिहास से परिचित होने की बहुत आवश्यकता है। इतिहास कुछ है नहीं। इतिहास का एक सीधा सा मतलब होता है कि जो हो चुका है उसी को जानना। यानी किसी समय में, किसी कालखंड में जो कुछ बीत गया हो, उसी बात को जानना। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है? घटनाओं का क्रम से अध्ययन। अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्ट्री मतलब क्या है, तो जो पास्ट में हमारी घटनाएं हुई हैं, जो पास्ट में हमारी घटनाएं हुई हैं, घटनाओं को क्रम में जानना, घटनाओं को क्रम में जानना। जैसे आधुनिक भारत में, मतलब अभी तो आपको सारे चैप्टर का परिचय लेना है। आधुनिक भारत में पहले क्रिप्स मिशन आया कि पहले साइमन आयोग आया, साइमन कमीशन? मतलब आपको बहुत अच्छे लेवल का जानकार बनना पड़ेगा। अगर हेडिंग भी हमको नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है हमारे लिए। ठीक है, आइए, आपको पता है कि इतिहास भारत में अंग्रेजों के आने से लिखा गया। उसके पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को लिखा हो। हर व्यक्ति ने अपना इतिहास लिखा था बस। हर राजा के दरबार में बैठे जो ज्ञानी व्यक्ति होते थे, वो केवल उस राजा की बातें लिख देते थे बस। लेकिन अगर स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाए, तो स्कूलों में इतिहास जो लिखा गया, उसमें अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका रही। क्योंकि यहाँ पे उनको शासन करना था, इसलिए यहाँ के पास्ट को उनको जानना था। जैसे आप शादी करने जाते हो अपने बच्चों की या अपने घर में किसी की, तो उस लड़के के या लड़की के पास्ट के बारे में आप जानना चाहते हो कि ये कहाँ से थे, इन्होंने कहाँ से पढ़ा, क्या किए। आप क्यों ऐसा करते हो? ताकि उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। अगर कोई कहते कि हम 3 बार हाई स्कूल फेल हैं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार यहाँ शादी करने लायक है नहीं, यहाँ पढ़ा लिखा परिवार नहीं है। वैसे अंग्रेज जब भारत आए, तो भारत के इतिहास को वो जानना चाहते थे कि इसका पास्ट क्या है, इस पूरे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जो भारत है, इसका इतिहास क्या है, यहाँ कौन-कौन सी घटनाएं घटी हुई हैं। ठीक है, तो 1863 एक समय है, आप थोड़ा दिमाग में रखना। 1863 से भारत में इतिहास का मतलब लिखना या इतिहास खोजना शुरू किया गया। वो भी किस तरीके से? क्रमबद्ध तरीके से। एक डेट आपको याद रखनी है, कौन सी? 1863। ठीक है सर, क्या 1857 की क्रांति हो चुकी थी? आप बताइए, क्या 1857 की क्रांति हो चुकी थी? तो आपका जवाब आएगा हाँ सर। आप तो 1863 लिखे हुए हो ना, तो 1863 के पहले 1857 आएगा। यानी इतनी बड़ी क्रांति जिसमें अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े भारतीयों के सामने, या इस क्रांति को दबाने के लिए उनको अथक प्रयास करना पड़ा। इसका मतलब आज भी भारतीयों को अंग्रेज समझ नहीं पाए। और दो ही कारण थे, एक धार्मिक कारण था, एक आर्थिक कारण था। 1857 की क्रांति के मेरे हिसाब से जो कारण थे कि क्यों इतनी बड़ी क्रांति हुई, जिसमें हजारों अंग्रेज मारे गए और लाखों भारतीय मारे गए। हजारों और लाखों का अंतर है। मतलब भारतीयों ने हजारों अंग्रेजों को मारा, हजारों अंग्रेज अपनी जान गंवाए, और इसी क्रांति में लाखों भारतीयों को अपना जीवन बलिदान करना पड़ा।
उसके लिए 2 कारण थे। 1857 की क्रांति के एक कारण था आर्थिक। एक कारण क्या था? आर्थिक। और एक कारण क्या था? धार्मिक। कारण तो बहुत थे, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, उस पे गौर करिए। धार्मिक कारण में क्या था सर? कि हिंदू लोग चंदन नहीं लगाएँगे, हिंदू लोग जो चूंदी रखते थे, ब्राह्मण लोग, वो नहीं रखेंगे, मुस्लिम दाढ़ी मूंछ नहीं रखेगा या टोपी नहीं लगाएगा, या आपको जो लोग मांस नहीं खाते थे, सेना में भर्ती हैं, तो उनको मांस खाना पड़ेगा, नॉनवेज होना पड़ेगा उनको। ये किस कारण में आता है? ये है धार्मिक कारण। ठीक है? अगर आपसे कोई कह दे कि आप सिंदूर मत लगाइए, तो आपके मन में एक बात आएगी ना कि यार ये आदमी ठीक नहीं है। ये तो हमारे धर्म से, हमारी परंपरा से, हमारे रीति-रिवाज से खेल रहा है। एक बात हो गई। दूसरी बात थी आर्थिक। आर्थिक कहने का मतलब लगातार एक के बाद एक राज्य, अंग्रेज कोई व्यक्ति नहीं है, अंग्रेज एक बाढ़ है। जैसे बाढ़ आती है तो एक गाँव को, फिर दूसरे गाँव को, फिर तीसरे गाँव को, फिर चौथे गाँव को अपने चपेट में लेती चली जाती है। वैसे ही अंग्रेजों ने भी किया। अंग्रेजों ने क्या किया सर? अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया, अंग्रेजों ने कर्नाटक को जीत लिया, अंग्रेजों ने मैसूर को जीत लिया, अंग्रेजों ने मराठों को जीत लिया, अंग्रेजों ने पंजाब को जीत लिया, अंग्रेजों ने अवध को जीत लिया। इस तरीके से धीरे-धीरे करके उन्होंने एक-एक राज्य को हड़पना शुरू किया। जबकि आए किस लिए थे? उनका मेन उद्देश्य था कि भारत में हम क्या करने आए हैं? व्यापार। लेकिन व्यापार तो केवल पैसे से संबंधित होता है। भाई हम कुछ चीजें लिए, कुछ चीजें बेचे, कुछ खरीदे, प्रॉफिट हुआ और हम अपने देश चले गए। लेकिन यहाँ का प्रॉफिट भी इतना बेहतरीन था कि इनके दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यहाँ पे किसकी स्थापना की जानी चाहिए? शक्ति की। आप कुछ देर के लिए अपने आप को अंग्रेज मान लीजिए और आम के मौसम में किसी बगीचे में जाइए, जो आपका ना हो, और 1-2 आम खाइए और इतना मीठा आम हो, कच्चा आम, कि आपको लगे कि हे भगवान! किसी तरीके से ये बगीचा हमारा हो जाए। आपने पहले तो ₹10 के 2 आम खरीदे, खाए बैठ के। खा तो रहे हो आप, लेकिन आपके मन में एक चोर, एक लालच बैठा हुआ है कि किसी तरीके से 2-4 पेड़ मिल जाएँ पहले। आपने पूछा कि 1 पेड़ बेचेंगे आप? उसने कहा, "अरे ठीक है, आपका इतना मन है तो 1 पेड़ ले लीजिए।" आपने धीरे-धीरे करके पूरे बाग को हड़प लिया। ये क्या था? व्यापार से पावर तक। और अंग्रेजों ने जब भी शक्ति स्थापित किया, तो अच्छे तरीके से भारतीयों ने इसका विरोध किया। ठीक है? शक्ति स्थापित करने के लिए क्या चाहिए सर? शक्ति स्थापित करने के लिए राज्य चाहिए। और उस राज्य में जब आप शक्ति स्थापित करोगे, तो उस राज्य की जनता से आप टैक्स वसूलोगे। अभी तक आप क्या करते थे? इस पेन को बेच करके पैसा कमाते थे। भाई ₹3 की पेन है, ₹5 की बेच दी हमने, ₹2 हमको मिला। लेकिन अब हम जो काम भारतीय राजा करते थे, उनको हटा करके उनकी कुर्सी पे हम बैठना चाहते थे। यानी अब हम ट्रेड वेड नहीं करेंगे, जो चलेगा ट्रेड वेड चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको बहुत मेहनत करके खाना मिले और बिना कुछ करे खाना मिल जाए तो? दोनों में अंतर है ना? तो अंग्रेजों ने सोचा कि एक काम करते हैं कि जो मेहनत चल रही है वो तो चले, लेकिन हमको अगर बहुत पैसा कमाना है, तो मुझे राज्यों को हड़पना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आती है लॉर्ड डलहौजी की। किसकी आती है? धीरे-धीरे तुम कहानियाँ सुनो। जब तुम इतिहास की कहानियाँ सुनोगे, तो तुम्हारा इतिहास अच्छा होगा। इतिहास लिखने से, इतिहास पढ़ने से नहीं आता। इतिहास केवल कैसे आता है? सुनने से। आई बात समझ में? तो सर अब प्रश्न हमारा ये है कि लॉर्ड डलहौजी, एक नाम हमने बोला, लॉर्ड डलहौजी। अब अगर आप यूपी टेट का या सुपर टेट का पेपर देने जाओ और आपसे पूछ ले कि भारत में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक है, नहीं कर सकते हो। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक है? बताइए। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है, वो हमारा 1848 से 1856 तक। और इसके जस्ट जैसे ही यहाँ से गया, क्या हो गई? 1857 की क्रांति। ये अपने आप में एक बेहतरीन आदमी है। भारत में रेल व्यवस्था, भारत में डाक व्यवस्था, भारत में तार सिस्टम, भारत में सिविल
सर्विसेज जो एग्जाम होते थे उनको करवाना, इन 4 चीजों के लिए फेमस है। लॉर्ड डलहौजी भारत में किस लिए फेमस है? रेल व्यवस्था, भारत में कौन सी व्यवस्था? डाक व्यवस्था, और भारत में सिविल सर्विसेज की एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो करवाए गए वो इसी ने शुरू किया, लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या है? 18 कैसे याद करोगे कि 1857 में क्रांति हुई है और क्रांति के 1 साल पहले ये चला गया था वापस। बात क्लियर है? तो अंग्रेजों के यहाँ वैकेंसी निकलती थी कि भारत कौन जाएगा जॉब करने, इतना सैलरी, जैसे आजकल वैकेंसी निकलती है बैंक की, एसएससी की, वैसे वो लोग वैकेंसी निकालते थे। और जैसे आजकल निकलती है ना यूपी पीसीएस, एसडीएम बनने की, डीएम बनने की, वैसे वहां गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी कि भारत में किसी एक क्षेत्र का हेड कौन बनना चाहता है, भारत में किसी एक क्षेत्र का हेड कौन बनना चाहता है, वो निगाह में रहते थे सरकार के। तो सरकार ने 1848 में किसको भेजा? लॉर्ड डलहौजी को। और कब तक था? 56 तक, 1856 तक। 1857 में क्या हो जाती है? क्रांति। तो सर ये तो 56 तक ही था, 57 में कौन आया? 57 में कौन आया? 57 में आता है लॉर्ड कैनिंग। कौन आता है? लॉर्ड कैनिंग। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बार बार आप सबके सामने लॉर्ड लॉर्ड क्यों लगा रहे हो? लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, तो ये भगवान भगवान नहीं थे। लॉर्ड का मतलब होता है सम्मानित। जैसे आप श्री लगाते हो ना, अपने पिताजी का नाम बताते हो श्री, और मम्मी का नाम श्रीमती, तो वैसे ही इनके पीछे क्या लगता था, इनके नाम के आगे क्या लगता था? लॉर्ड। लॉर्ड एक सम्मान का पद है, लॉर्ड एक ओहदे का पद है, भगवान भगवान नहीं है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग आता है, और लॉर्ड कैनिंग 1857 से, लॉर्ड कैनिंग कहां से कहां तक रहता है? 1857 से लगभग 62 तक रहता है। 1857 से लगभग 62 तक रहता है। एक बात चेक करिए लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जल्दी से, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल एक बार चेक करिए जल्दी से। 56 ना? ठीक है, 1856 से कहां तक बिटिया? 62 तक। एक बार बताइए कि क्या आपको 2 व्यक्तियों का कार्यकाल पता चला कि नहीं? ठीक है, तो अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखो, मैं एज अ साइकोलॉजी टीचर मैंने हमेशा एक चीज नोटिस किया कि कोई भी बच्चा क्लास में बैठा हुआ कमजोर नहीं होता। अगर उस बच्चे को सही तरीके से पढ़ाया जाए तो, अगर उसको बेहतरीन तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए तो आपके मुंह से जवाब तुरंत आता है। ठीक है, तो बताइए भारत में रेल व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? अब आप लोग लॉर्ड लॉर्ड मत बोलो सीधे, हैं नहीं तो हमको हमको थोड़ा बुरा लगेगा कि मैं तो इज्जत दे ही रहा हूँ टीचर के नाते, आप लोग भी उसको भगवान मान लिए हो। इन लुटेरों को सीधे नाम लेके बोलो। ठीक है, तो भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू किया? डलहौजी ने। अब देखो आराम मिल रहा है ना? है। ठीक है, तो अब एक बार बताओ मुझे कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या है? 56 से 62, 1856 से 62 तक। एक बात मुझे बताओ कि आप धीरे धीरे प्रश्नों को तैयार करते चल रहे हो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं से देख के नोट्स बना करके कहीं से पढ़ा रहा हूँ, नहीं है ऐसा। मेरे कहने का मतलब कि आपको मैं सिखाना चाहता हूँ इतिहास, बस जैसे मैंने सीखा है। ठीक, एक बात मुझे बताइए कि इन अंग्रेजों की, इन लुटेरों की यात्रा भारत में शुरू कहाँ से हुई थी? नहीं, आपको बहुत भली-भांति पता होनी चाहिए ये बात कि 1608 से ये यात्रा शुरू हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है 1608 में, तो इनकी यात्रा 1608 से शुरू हुई थी। लेकिन इस कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में कब हुई थी? हमारा प्रश्न ये है, इस कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में कब हुई थी? बोलिए। 1600, केवल 1600 बोलिए। कब हुई थी? 1600। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप ये बता पाएं कि 8 सालों के बाद
अंग्रेज भारत आए, लेकिन 8 सालों तक कहाँ थे? क्या 8 साल लग गए ब्रिटेन से भारत आने में? नहीं, इनका पहला जो दिमाग था वो था इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, जकार्ता। क्या ये सब देख पा रहे हो आप कहाँ है? नहीं। आप अपने मोबाइल में लिखिएगा वेयर आई एम, ठीक है? फिर उसके बाद आप उसको स्मॉल करिएगा। स्मॉल करके आप जाके देखोगे तो जैसे ये भारत है, ठीक है? तो इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे। यानी अगर मैं भारत को ऐसे कह दूँ कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। समझ लो, अभी लिखिए नहीं, अभी लिखिए नहीं। लिखवाने को तो मैं बहुत कुछ लिखवा सकता हूँ आपको, लेकिन आप समझ लीजिए पहले। अगर मैं कह दूँ कि ये भारत है और ठीक है, इस एरिया में इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, अंग्रेजों ने यहाँ से ब्रिटेन से ऐसे यात्रा शुरू की और सीधे जाकर के यहाँ पहुंचे। यानी भारत से 8 सालों तक उनका अभी कोई बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं है। ठीक है? अब प्रश्न हमारा ये है कि अगर ये भारत है, वो ठीक है, अगर ये भारत है, तो आप मुझे बताओ कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये जो एरिया है, इसको क्या नाम दिया जाता है? साउथ ईस्ट तो कहते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। याद रहेगा। और इसको क्या कहा जाता है? यहाँ से यहाँ तक को। देखो ये तो कोरोमंडल तट हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद उड़ीसा तट हो गया, पूर्वी तट। इसको कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। और यहाँ से मतलब गोवा से महाराष्ट्र तक जो है, इसको कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? और महाराष्ट्र से गुजरात तक जो चलता है, उसको कहते हैं काठियावाड़ तट। तो सबसे पहली बात, आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ी सी ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए। जब तक आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी नहीं पता होगी, तब तक आप हिस्ट्री को समझने में असमर्थ होंगे। मैंने क्या कहा कि इस हिस्से को, यानी यहाँ से शुरू करिए और यहाँ तक ले आइए जहाँ पे तमिलनाडु बसा हुआ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। अगर मैं कभी भी पूछूंगा तो बता लोगे? ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यानी अंग्रेजों ने जो भारत में एंट्री मारी, वो कहां से मारी? कोरोमंडल तट से। नंबर 1। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, वो है मालाबार तट। यहां से मतलब केरल वाला हिस्सा, जहां केरल बसा हुआ है। फिर महाराष्ट्र से गोवा तक का हिस्सा जो है, कर्नाटक के गोवा और महाराष्ट्र वाला इलाका, वो क्या तट है? कोंकण तट। बोलना सीखिए, कोंकण तट। हाँ, और जो गुजरात वाला इलाका है, उसको हम क्या कहते हैं? काठियावाड़। ये बात क्लियर रहेगी आपको? ये आप भूलोगे तो नहीं? ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में यात्रा कब से शुरू की? 1608 से। डन। 1608 से इन लोगों ने जो यात्रा शुरू की, लगभग औरंगजेब की डेथ कब हुई है आपको पता है? किसी भी व्यक्ति को क्या ये पता है कि औरंगजेब की डेथ कब हुई है? आइए, जो औरंगजेब है, उसकी जो डेथ हुई है, वो 1707 में। यानी अगर मैं 1 साल कम कर दूं, 1607 मान लूं, तो 1607 से 1707 तक 100 साल हो जाएगा। यानी औरंगजेब के मरने के 100 साल पहले, औरंगजेब के मरने के 100 साल पहले भारत में अंग्रेजों ने कदम रख दिया था। क्या ये बात समझ में आई? औरंगजेब की डेथ के 100 साल पहले इन लोगों ने अपने कदम भारत में रख दिए थे। भाई, एक वर्ड है मुगल। क्या आप समझते हो कि नहीं इस वर्ड को? मुगल। मुगल का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यानी मुगलों की जो यात्रा शुरू हुई है, वो शुरू हुई है 1526 में। हाँ, समाप्त। देखो, इतिहास को समझिए आप।
इतिहास को समझिए, मैं ये चाहता हूं, रटिए नहीं। आप मुझे बताइए कि 1707 में से अगर हम 1526 घटाएं तो कितना आएगा? जल्दी से बताइए। 1707 में से 1526 अगर हम घटाएं तो कितना आएगा? इसके लिए भी मोबाइल निकालना पड़ेगा। कितना आया? 1707 माइनस 1526। 1707 माइनस 1526, 181। एक बात बताइए कि इन 6 राजाओं ने, मुगलों के 6 राजाओं ने कितने सालों तक शासन किया? क्या इस बात की कल्पना आप कर सकते हो कि कितनी स्ट्रांग पावर रही होगी? और एक तो मेरा गांव में बोलबाला है, और कोई चद्दर बेचने वाला आए हमसे बदतमीजी करेगा? नहीं करेगा। यानी जब तक मुगल थे तब तक अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ये वेट कर रहे थे कि कब ये पावर मुगल की भारत से समाप्त होगी। ठीक है। इस समय अंग्रेजों ने सारा दिमाग ट्रेड पे लगाया। इस समय अंग्रेजों ने सारा दिमाग किस पे लगाया? व्यापार पे, ट्रेड पे, कि व्यापार करो। और इसी समय इन लोगों ने 3 घर बनाए अपने। याद रखना, इसी समय इन लोगों ने कितने घर बनाए अपने? 3। कौन कौन से सर? 1608 में आए हैं, 1640 में इसी तट पर, यहां पर इस इलाके में इन्होंने मद्रास में सबसे पहला घर अपना बनाया। 1640 में कहां बनाया? कहीं कहीं 39 मिलेगा आपको, तो 39-40 में मद्रास में इन्होंने अपना घर बनाया। नंबर 1, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था उस घर का? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है सर। दूसरा घर इन्होंने बंबई में बनाया। दूसरा घर इन्होंने 1668 में कहां बनाया? बॉम्बे। क्या बोलते हैं? बॉम्बे। एक बात मुझे बताओ, क्या औरंगजेब मरा है अभी? 1640 और 1668। और तीसरा घर जो सबसे बेहतरीन बनाया इन लोगों ने, वो बनाया बंगाल में। यानी घर नंबर 1 और घर नंबर 2 और होम नंबर 3, फोर्ट विलियम। इसका नाम क्या रखा? फोर्ट विलियम। तो ये जो बना, ये लगभग 1700 के आसपास बना। 1690 या 1700 के आसपास। कहां बनता है? कलकत्ता। मैं बंगाल ना लिख करके जहां बना है उस शहर का नाम लिख रहा हूं। कहां बनता है? कलकत्ता। अच्छा बताओ, अगर तुम लखनऊ में आओ पढ़ने और रेंट पे रहो तो ज्यादा शक्तिशाली होगे, कि 2-3 घर खरीद लो या हड़प लो तो ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे? तो सब कुछ अंग्रेजों ने वैसा ही तो किया जो नियम था। अंग्रेजों ने अलग क्या किया? यहाँ रेंट पे रहते थे, रेंट देते थे, पता नहीं कब कौन मार के भगा देता था। तो उन लोगों को लगता था कि यार रेंट पे रहना ठीक नहीं है, इसलिए अपने घर यहाँ पे स्थापित कीजिए। अब 3 घर इन लोगों ने 3 घर इन लोगों ने 100 साल के अंदर बना लिए। देखिए, यात्रा कब से शुरू हुई है? 1608 से। और 1700 आते-आते लगभग 90 सालों में इन लोगों ने अपने 3 घर बना लिए। सबसे पहला घर कहाँ बनाया? मद्रास। दूसरा कहाँ? और तीसरा कहाँ? सबसे महत्वपूर्ण है ये, कलकत्ता वाला। इसको बोलते थे फोर्ट विलियम। राइटिंग समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते थे? फोर्ट विलियम। अगर मैं आपको मोटी-मोटा दिखाऊं तो आप लगभग 10 क्वेश्चन आप हिस्ट्री का तैयार कर चुके हो। 10 क्वेश्चन आप हिस्ट्री का तैयार कर चुके हो। बात क्लियर है? अब मुझे बताओ कि यहां तक आपको जो मैंने बातें लिखी हैं, क्या ऐसी कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो? देखो, लिखवाऊंगा सब मैं, लेकिन पहले आप अपना बुद्धि विकसित करिए। ठीक है? डन। चलें? आइए।
अब जब घर हो गए अंग्रेजों के, सुन लीजिए जल्दी से, जब अंग्रेजों के घर हो गए तो अगला 100 साल यानी 1700 से 1800 तक इन लोगों ने भारतीयों से युद्ध किया, क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्र 3 घरों में रखते थे, सारे पैसे अपने सेफ रखते थे। फिर यहाँ के पड़ोस में जो कुछ भी मिला इनको, सब जीत लिया इन लोगों ने। जैसे मद्रास के बगल में मैसूर था, कर्नाटक था, जीत लिया इन लोगों ने। बॉम्बे के बगल में मराठा थे, जीत लिया इन लोगों ने। कलकत्ता के बगल में अवध था, बंगाल था, इन लोगों ने जीत लिया। यानी पहले एक शहर में एक घर बनाया और फिर उसके बाद उसके आस-पास के 100-200 किलोमीटर के अंदर जितने भी इलाके आते थे, सब इनके हो जाते थे, चाहे प्रेम से या युद्ध से। इनको दोनों चीज़ें आती थी, चाहे प्रेम से, चाहे युद्ध से। युद्ध में हम लाठी लेकर के, हम तलवार लेके दौड़ते थे, ये आधुनिक थे। इनके पास बंदूकें हुआ करती थी, इनके पास तोपें हुआ करती थी, इनके पास गोले बारूद हुआ करते थे। इसलिए इनके सामने टिक पाना भारतीयों के बस की बात नहीं थी। ये डन था कि अंग्रेज भारत में शासन करेंगे और 200-400-500 साल तक करेंगे, क्योंकि ये इतने आधुनिक थे। अब आप बताओ कि मेरे पास एक AK-47 हो और गाँव के 100 लोग लाठी लेके दौड़ा रहे हो हमको, हम क्या करेंगे? अपने छत पे बैठेंगे, फोर्ट विलियम पे, अब बस आइए नीचे, 1000 गोली ऐसे डलिया में रख लिए और एक-एक करके मारते चले गए। आप बताओ, एक शक्तिशाली कि 100 शक्तिशाली? एक रीजन, क्योंकि हम मॉडर्न हैं। अब इस समय चाइना-वाइना क्या है? इसी नीतियों पे तो हैं। ज़रा-सा वायरस, अब इस समय केमिकल वॉर होते हैं। अब आप गोले बारूद, तोप-वोप रखे रहिए अपना। हम हवा में कोरोना छोड़ देंगे। जाओ, आधा देश खत्म। तो जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे-वैसे टेक्नोलॉजी का युद्ध हो रहा है। लोगों का युद्ध नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? लेकिन मर कौन रहा है? लोग। इतने, आप समझो एक आंकड़ा आया है कि लगभग 6.5 लाख लोगों की डेथ हुई है भारत में, मतलब इस 100 साल में। उतनी जनसंख्या भी नहीं थी उस समय। 6.5 लाख लोगों को इन अंग्रेजों ने मार के तब साम्राज्य स्थापित किया है। अब आप इमेजिन करिए कि 6.5 लाख भारतीयों की, मतलब एक औकात होती है कि 6.5 लाख, 6,500 नहीं, 60,000 नहीं, 6.5 से 7 लाख भारतीयों को इन लोगों ने मारा। उसके बाद इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो 1700 से 1800 तक इन्होंने लगभग समस्त भारत को जीत लिया था। 100-100 साल की कहानी है। शुरू के 100 साल में इन्होंने व्यापार किया और क्या बनाया? घर। अगले 100 सालों में इन्होंने क्या किया? जो मैंने यहाँ लिखा था। क्या लिखा था? बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध, ये सब इनने इसी 100 साल में जीते हैं। इसी 100 साल के अंतर्गत इन लोगों ने सब जीत लिया। जीतने का मतलब खुद राजा नहीं बन गए। ये बता दिया कि मैं जो कहूँगा वही करना, अगर जिंदा रहना होगा तो। और सभी जगहों का टैक्स इनके हाथ में था। शासन नहीं करते थे। आप देखना, लड़ाई झगड़ा, पति-पत्नी, घर-द्वार, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जितना राजस्व है, उस राज्य का जितना टैक्स है, वो हमको दे देना बस। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य क्या है? अपना आर्थिक विकास करना। मेन उद्देश्य हमारा क्या है? अपना आर्थिक विकास। और उस आर्थिक विकास के लिए मुझे गोली भी चलाना पड़े तो मुझे संकोच नहीं। लेकिन नेक्स्ट अगला 50 साल इनके लिए घातक था। 100 साल ये, 100 साल ये और 50 साल ये, 250 साल हुआ। 250 सालों में भारतीयों की बुद्धि खुल चुकी थी और भारतीयों के अंदर भी चेतना आ चुकी थी कि लड़ना पड़ेगा। शुरू में तो गाँव के भारतीय थे, भारतीयों की शिक्षा क्या थी? जब ये आए तो भारतीयों के अंदर कुछ था ही नहीं। एक तो हम इन मुगलों से परेशान थे और ऊपर से तुम आधुनिक अस्त्र-शस्त्र लेकर के चले आए हो, तो हम जानवर से कम नहीं थे। बस पूरे भारत की 5% जनसंख्या जागरूक थी और 95% गँवार, जो केवल खेती-बाड़ी करना जानती थी, जिसका कोई शैक्षिक स्तर नहीं था, जिसकी कोई अपनी सोच नहीं थी। इसलिए इनको गुलाम बनाना आसान हो गया। लेकिन इस 250 साल में इनका जो ये था ना, ये ओपन हो चुका था। और इसी का परिणाम है क्या? 1857 की क्रांति।
250 साल हो गया। अब 1857 से 1947 यानी अगले 90 साल में जब मेरी ये खोपड़ी खुल चुकी है, तो हम इनसे अधिकार मांगने लगे कि एक बात बताओ, देश किसका? हमारा। जमीन किसकी? हमारी। टैक्स किसका? हमारा। तुम यहाँ क्या कर रहे? तो ये एक बहाना बनाते थे कि हमारी जिम्मेदारी है कि तुम गंवारों को सही करना, पढ़ाना लिखाना। तो ठीक है, तो फिर ये कल जो 3 लोगों को फांसी दिए हो, क्यों दिए हो? क्योंकि ये हमारी बात नहीं मानते थे। चलो मैंने ये भी मान लिया, बात नहीं मानते तो तुमने फांसी दे दिया। यहाँ के जो पढ़ा लिखा वर्ग था ये ब्रिटेन गया कि यहाँ तो ये इतने नियम कानून बता रहे हैं, जैसे कोई बहू जाए अपने ससुराल, कोई लड़की, और वहाँ एकदम नियम कानून बना दे सुबह सुबह उठ के कि आज से सास ससुर सब 5 बजे उठेंगे, हमारे घर में सब 5 बजे उठते हैं और सब काम करेंगे, कोई अकेले काम नहीं करेगा, सबका काम मैं डिवाइड करूंगी। तो कोई एक आदमी ससुराल का कहेगा जरा इनके हम मायके देख के आते हैं कि इनके मायके में क्या होता है। फिर पता चला कि इनके मायके में सब 11 बजे सो के उठते हैं, यहाँ सबकी नींद हराम की किए बैठी हैं। तो आप बताओ, यानी यहाँ तुम बिल्कुल सांस नहीं लेने दे रहे हो भारतीयों को, और वहां स्त्रियां, औरतें, लोग इतने स्वतंत्र हैं कि सरकार को गाली दे रहे हैं। जो पढ़ा लिखा लोग थे, ब्रिटेन जाकर के लेके आए न्यूज़पेपर और यहाँ के गवर्नर के सामने ऐसे रख देते थे, पढ़ो इसको। अब बताओ, अपने देश में तुम इस तरीके से रहते हो और हमारे देश में इस तरीके से। यानी अब अंग्रेजों की भी पोल खोलने वाले लोग भारत में जन्म लेने लगे, और केवल ब्रिटेन से संपर्क नहीं करते थे, ये विश्व के अन्य देशों से भी संपर्क करते थे, ताकि इनकी छवि को खराब किया जा सके कि ये गलत कर रहे हैं। और फाइनली 1947 में हमें क्या प्राप्त होती है? आजादी। ये मैंने एक आपको अंग्रेजों की एक छोटी सी कहानी सुनाई। देखो, 100 साल ये, 100 साल ये, 50 साल ये, लगभग 100 साल ये, यानी 100 300, 350 सालों तक हमने इनको सहन किया, लेकिन फाइनली हमको फ्रीडम 1947 में प्राप्त हुई। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? आ गई? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए। मद्रास जो फोर्ट था वो किस तट पर स्थित था? वेरी गुड। किस तट पर स्थित था? कोरोमंडल। जो बॉम्बे था वो किस पे तट? वेरी गुड। जो बॉम्बे था वो कहाँ स्थित था? कोंकण तट पे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल बताइए। 1839 से, यानी इस 50 साल में देखो, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको, यानी डलहौजी कब आया? सी वाले में, जब 1800 से 1850 चल रहा था। देखिए, 48 में आया और गया कब? इसने बहुत सुधार किया भारत में, बहुत किया है, इतना कि मैंने यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है। इसने, मतलब भारत में सुधार का जन्मदाता कहा जाता है इसको। सब कुछ इसने व्यवस्थित कर दिया था। और जब वहां गया तो इसको, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न मिलता है, ऐसे ही वहां मिलता था मॉर्क्यूज की उपाधि। क्या मिलती थी? मॉर्क्यूज। तो जब ये पहुंचा तो संसद में इसको बुला करके मॉर्क्यूज की उपाधि दी गई कि वाह, ग्रेट। और जस्ट 1 साल बाद क्या हुई? 1857 की, इसको सब ढूंढने लगे कि तू तो कह रहा था सब वहां सही है, और इतनी बड़ी क्रांति तेरी वजह से ये मिल ही नहीं रहा है। सब इसको लाठी डंडा लिए ढूंढ रहे हैं, मार्क्यूज कहाँ गया। जैसे किसी को भारत रत्न दे दो और फिर वो रेप के केस में पकड़ा जाए। आप किसी को 2023 में भारत रत्न दे दो और 2024 में वो रेप के केस में पकड़ा जाए, तो आप उसको ढूंढोगे ना, क्योंकि उस पद पे गलत व्यक्ति आ गया है। ऐसे ही जब 1857 की क्रांति हो गई तो इसको ढूंढा जाने लगा कि साले तू तो कह रहा था कि सब व्यवस्थित करके आया हूं, ऐसा क्या व्यवस्था बनाया था कि आज तक 250 साल हो गए हैं। 1600 से 1857 नेट 2.5 साल हैं। 1600 से 1700, 1700 से 1800, 1800 से 50 साल और 250 सालों में इतनी बड़ी क्रांति इन गंवारों ने कभी नहीं की है। इन अभद्र असभ्य लोगों ने इतनी बड़ी क्रांति कभी नहीं की है। तू ऐसा क्या करके आया है जो 250 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यहीं से
जो महारानी होती थी ब्रिटेन में, उन्होंने भारत की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। 250 सालों तक किसने शासन किया? किसी एक कंपनी ने। जैसे जियो कंपनी है और नेपाल चली जाए सिम बेचने, और धीरे-धीरे सिम बेचते-बेचते क्या जमीन हड़पने लगे, और एक समय ऐसा आए कि पूरा नेपाल हड़प ले। और यहाँ कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी जी। आप कुछ देर के लिए मान लो कि जैसे वहाँ महारानी होती थी, ऐसे यहाँ पे कौन है? मोदी जी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो है जियो कंपनी। और नेपाल को कुछ देर के लिए क्या मान लीजिए आप? भारत। 250 सालों तक जियो कंपनी ने नेपाल को खूब लूटा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जैसे चाहा वैसे लूटा। अचानक नेपालियों ने इतना बड़ा हमला किया कि जियो कंपनी की ऐसी की तैसी हो गई, यानी भारतीयों में लाखों भारतीय मारे गए, अंग्रेजों में हजारों अंग्रेज मारे गए। अब बताओ, अगर भारतीय मारे जाएंगे तो लोग कंपनी से पूछेंगे कि मोदी जी से? अगर कोई जॉब करने नेपाल गया है, तो अगर उसका कोई व्यक्ति मरा उस युद्ध में, तो जो यहाँ स्थित है भारत में, वो किससे जवाब मांगेगा? मोदी जी से। तो जब इतने अंग्रेज मरे, तो अंग्रेजों ने महारानी से मतलब जवाब मांगा। तो मोदी जी ने क्या किया? अब इज्जत बचाने के लिए जियो कंपनी को वापस बुला लिया और नेपाल की बागडोर अपने हाथ में खुद ही संभाल ली। बात क्लियर है? तो महारानी ने 1857 की क्रांति के बाद 1858 से भारत का जो पतंग की डोर थी, वो अपने हाथों में ले लिया कि अब जैसे हम चाहेंगे वैसे उड़ाएंगे। 250 सालों तक ये डोर तुम्हारे हाथ में थी और तुमने जैसे चाहा वैसे भारत लिख के पतंग को उड़ाया। लेकिन 1858 से 1947 तक 90 सालों तक किसने शासन किया? कंपनी ने, सॉरी, महारानी ने। और महारानी को बार बार महारानी न कह के क्या कहा जाता है? CROWN। किसका शासन? क्राउन। वो महारानी मुकुट पहनती थी ना, तो उनके मुकुट के नाम से शासन करती। महारानी यहाँ नहीं आ गई थी, वो करती अपने लोगों के माध्यम से ही थी। अब मोदी जी नेपाल को हड़प लेंगे तो क्या मोदी जी नेपाल शिफ्ट हो जाएंगे क्या? अपने अधिकारी अपने मंत्रियों के माध्यम से करेंगे, जियो की जिम्मेदारी खत्म कर देंगे। वैसे ही महारानी ने अपने जिम्मे भारत को ले लिया। और मेरे शहर जहां से मैं हूं, इलाहाबाद में, एक लेटर आया। उस लेटर पे लिखा था महारानी का घोषणा पत्र। क्या लिखा था? तो अगर तुमसे पूछा जाए कि महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया, तो प्रयागराज, इलाहाबाद। और पढ़ा किसने था? लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि उसी समय था ये। और ये महाघोषणा पत्र आया कब? 1858 में। कब आया? क्रांति के एक साल बाद। 57 और 58। और वहां वो खड़ा होकर पढ़ रहा है लॉर्ड कैनिंग पूरे भारतीयों के सामने कि आज से महारानी वादा करती हैं कि किसी भारतीय राज्य को नहीं हड़पेंगी। बचा क्या है? 10 भैंस थी, 9 भैंस उठा ले गए हो, एक ठो बची है, अब वो भी किसी काम की नहीं है। अब तुम गांव के सामने कह रहे हो आज से किसी की भैंस नहीं छीनी जाएगी। चलो, जिनकी भैंस थी एक बची वाली, वो खुश हो गए कि चलो थैंक गॉड, हमारी तो बच गई। तो जितने राजा बचे थे छुटके मुटके, वो महारानी से खुशी हो गए कि चलो यार ठीक है, आज के बाद से राज्य हड़पा नहीं जाएगा। और राज्य हड़पने की नीति लागू किसने की थी? अगर कभी पूछा जाए राज्य हड़पने की नीति लागू किसने की थी, ये बहुत मॉर्क्यूज आदमी है, ठीक है, अभी इसके बारे में तुम जानते नहीं हो। राज्य हड़पने की नीति इसी ने लागू की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि अगर तुम्हारे पुत्र नहीं है तो राज्य हमको दे देना। सगा पुत्र आपके पेट से पैदा होना चाहिए, आप किसी को गोद नहीं ले सकते हो। महारानी झांसी की रानी क्यों लड़ी? क्योंकि उनके पुत्र था नहीं, उनके पति की डेथ हो चुकी थी। तो ये कहानी है डलहौजी की। तो मैं क्या बता रहा था? घोषणा पत्र में पहली लाइन क्या पढ़ी गई कि आज से महारानी वादा करती हैं कि भारतीयों का कोई भी राज्य नहीं हड़पेंगी, यानी आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र हो गए।
और किसी भी किसान के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगी। किसान वर्ग खुश, बिल्कुल एकदम खुश। महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, बल्कि महिलाओं को स्कूल भेजा जाएगा। महिलाएं इतना घूंघट की थी, खोल ली कि ये कौन महारानी आ गई जो हमको स्कूल भेज रही हैं। इतनी बड़ी क्रांति हो गई थी, सबको खुश करना था ना। और सबसे बड़ा मजा तब आया जब महारानी के घोषणा पत्र में कैनिंग ने पढ़ा कि चंदन लगा सकते हो और दाढ़ी मूछ रख सकते हो, किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। भारतीय इतने नालायक कि वहीं खड़े होकर के एक लाइन जोर जोर से बोल रहे थे, महारानी की जय हो, और हम महारानी के और महारानी हमारी। तुम अपना 250 साल भूल गए थे, तुम अपना 250 साल भूल गए थे, और वहां खड़े होकर के तुम नारा लगा रहे हो कि महारानी की जय हो और आज से महारानी हमारी। अब महारानी ब्रिटेन की नहीं है, हमारी, और मैं महारानी का। कैनिंग इतना मुस्कुरा रहा था कि साले अभी तुम लोगों को 100 साल और मारूंगा, तुम लोग परेशान ना हो, तुम लोग टॉफी के दम पे जीते हो, लो आराम से खाओ महालट्टू, मजा आ गया। तुम 250 साल से भूखे थे, तुम्हें वो नहीं दिखा? तुम्हें एक टॉफी मिलने से तुम्हें लगा कि अरे अब तो ये मेरा ख्याल रखने लगे हैं। अभी तक असभ्य तरीके से लूटा जाता था, महारानी ने सभ्य तरीके से लूटा। अभी तक कपड़े उतार के मारते थे ये कोड़े, अब महारानी कहती थी जाओ लहंगा पहन के आओ, इनको 20 कोड़े मारो, जाओ कोट पैंट पहन के आओ बेटा तुम, हाँ टेबल पे लेट जाओ, अब मारो इनको। बात तो वही कर रहे थे ना। अभी तक क्या करते थे कि पूरे कपड़े उतार के मारते थे आप मुझे, गलत तरीके से। अब महारानी ने भी लूटा भारत को, लेकिन सही तरीके से लूटे दोनों हैं। बात क्लियर है आपको? लेकिन क्या मेरा इतिहास इतना ही है? ये तो आपको मैं जानबूझ के ऐसे पढ़ाया कि आप छोटी सी एक स्टोरी समझ सको, आपका इंटरेस्ट पैदा हो सके इतिहास में। एक बात मुझे बताइए कि पहला घर इन्होंने कब बनाया? 1700 कि 1600? और आए कब थे? यानी ज्यादा समय नहीं लिया। अभी है 10-15 मिनट की क्लास, अभी मतलब जाना है क्या? जाना है क्या आपको? अच्छा ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी 10 मिनट क्लास और है, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब कि 1608 से और 40 ज्यादा समय नहीं है, 20-25 सालों में इन लोगों ने अपना काम कर लिया, ठीक है? दूसरा काम कब किया? 1668 में। इसकी इसकी बड़ी मजेदार कहानी है, तुम्हें सुनाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद 1700 में। अब जब घर हो गए हमारे, तो अब मेरे पैसे, मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरे गोले बारूद, तोप सब सेफ हो गए ना, ठीक है? अब हमको जहां युद्ध करना होगा करेंगे, और हारने लगेंगे तो अपने फोर्ट के अंदर दरवाजा वरवाजा बंद कर लेंगे। अभी पता लगा मारपीट कर लें और किराए पर रहते हैं। मारपीट कर लीजिए और रहते कहाँ हैं? किराए पे। मकान मालिक भी मारेगा, जिससे मारपीट कर रहोगे वही मारेगा तुमको, ठीक है? इसलिए इन लोगों ने इस नीति को अपनाया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक, इसकी फोटो खींचो। आज समझ में आया? चलिए, मुझे कौन बताएगा लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल? 1856 से 1862, ठीक है? यानी आजादी के बाद तक भी रहा, सॉरी 1857 की क्रांति के बाद तक भी वो बना रहा, ठीक है? हमारी जो कहानी है वो शुरू होती है कहां से? प्राचीन भारत से, ठीक है? आपको पता है कि आपके जीवन की जो कहानी है वो शुरू होती है हमारी उत्पत्ति से। सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा मानव की उत्पत्ति। यानी सबसे पहले कौन आया? होमो। सबसे पहले आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आया होमो हेबिलियस, फिर आया होमो इरेक्टस, फिर आया होमो सेम्पियंस।
यानी सबसे पहला मानव जो पृथ्वी पे दिखा मुझे, मानव जैसा था वो बंदर। एक कहानी है छोटी-सी कि बंदर ऐसे सब घूम रहे थे, क्योंकि आदमी उस समय थे नहीं। तो अचानक बर्फबारी होने लगी तो एक बंदर उसमें से बड़ी तेजी से भागा अपने पेड़ की तरफ, और जब तेजी से भागा वो अपने पेड़ की तरफ तो दो पैरों पे भाग गया। जनरली बंदर कैसे भागते हैं? फिर जब वहां जाके बैठ कर सोचा कि हैं आज क्या हुआ, कि मैं फिर गया, ट्राई किया दो पैरों पे, फिर दो पैरों पे ट्राई किया। धीरे धीरे उसकी हैबिट बन गई दो पैरों पे चलना, और आज तुम सबसे मॉडिफाई फॉर्म हो बंदरों के। सब देखो, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता ना माइक लगा करके, समझ गए ना? क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए ना? तो ठीक है। तो ठीक है। नहीं समझी? अरे यार, अगर अगर लड़के बंदरों के मॉडिफाई फॉर्म है। ठीक है। मानव की उत्पत्ति, सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला मानव कहाँ उत्पत्ति लिया? अफ्रीका। अफ्रीका से कैसे यात्रा किया, किस गाड़ी से आया, स्कॉर्पियो से आया कि फॉर्च्यूनर से आया कि किससे आया, ये कहानी है ना। तो आप अपने से जोड़ ले चलना, मानव के उत्पत्ति की कहानी और प्लस विभिन्न स्थानों पे उसकी। बहुत अच्छा टॉपिक है, इतना मन लगेगा आपका कि आप अपने इतिहास को जानोगे, नंबर वन। दूसरी बात, अब भाई मानव है तो भूख तो लगेगी इसको, और भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खाएगा। उस समय बहुत कुछ तो था नहीं, तो इन लोगों ने अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए जिसका प्रयोग किया उसको क्या कहते हैं? यानी पत्थर को शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं? पाषाण। तो एक समय ऐसा भी आया जब मानव की दोस्ती किससे हुई? तो एक समय एक चैप्टर ये भी है, मानव और पत्थर की दोस्ती की कहानी। उसको हम क्या बोलते हैं? बात क्लियर है? पाषाण काल में भी इन लोगों ने कैसे जीवन व्यतीत किया? देयर इज नो हाउस, देयर इज नो क्रॉप्स, देयर इज नो व्हीकल्स, कोई पेन कॉपी नहीं था, बस पत्थरों के औजारों से, टूल्स से ये युद्ध करते थे, शिकार करते थे, मारपीट करते थे। मतलब इनका जीवन पत्थरों के साथ। जैसे अगर वर्तमान में एक चैप्टर बनाया जाए तो मैं बनाऊंगा मोबाइल काल, बनाऊंगा, और क्या लिखूंगा? मानव और मोबाइल की कहानी। कान के पास रख के सोना, बिल्कुल कलेजे के टुकड़े की तरह उसको मानना। उससे भी बढ़ गए, लड़का ना मिले घर में, आएगा भी एक आध घंटे बाद, लेकिन मोबाइल ना मिले, मोबाइल कहाँ चली गई एक घंटे बाद, तो मोबाइल मुझसे दूर, हम मोबाइल के और मोबाइल हमारी। ठीक है। तो एक एक समय क्या बनेगा? मोबाइल का। वैसे ही क्या बना, ये ये भी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा, और लिख लेना की कहानी। ठीक है। नंबर थ्री, नंबर थ्री पे इसी मानव को जब इसकी प्रजनन शक्ति बढ़ती गई, दो थे, चार हुए, 200 हुए, 500 हुए, इनकी संख्या बढ़ती गई तो जाहिर सी बात है इनकी यात्रा भी बढ़ेगी, अलग अलग जगहों पे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपको कुछ जगह के नाम भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कि किस जगह पे कौन मिला। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जगह थी नदी का किनारा, क्योंकि उस समय हैंडपंप तो होता नहीं था कि बंदर हैंडपंप चला रहा है, नहीं, हैंडपंप उस समय नहीं था, कुएं उस समय नहीं थे, उसमें केवल प्राकृतिक चीजें थी, और नदियां। और नदियों में तीन नदियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक हमारे प्रयागराज के पास में है, वेलन घाटी, घाटी मतलब ऊंचाव से नीचे, ठीक है। एक पाकिस्तान में है जिसको क्या कहते हैं? शोभन घाटी। और एक मध्य प्रदेश के आसपास है, विंध्य, फूलों की नहीं, नर्मदा घाटी। अगर मैं प्रश्न पूछूं आपसे
कि भारत में मनुष्य के कंकाल सबसे पुराना कंकाल निम्नलिखित में से किस घाटी पे में प्राप्त हुआ? नहीं, नर्मदा। आप सीखो कि क्वेश्चन सही कैसे किया जाता है। और सोहन घाटी कहाँ है? आज पाकिस्तान में। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्जापुर जिले के आसपास में। ठीक है सर, यही मनुष्य जब हजारों साल फिर से यात्रा किया तो इसको सबसे पहला जो, सुनिए तो, बार बार प्रयागराज मत बोलिए, मैं वहीं का हूँ, मुझे याद आएगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, 2 महीने से घर नहीं गया हूं। तो तांबा सबसे पहला मेटल, धातु तांबा। तो इसे, क्या इसने पाषाण को छोड़ दिया? अच्छा बताओ, किसी की शादी हो जाए और उसके बाद गर्लफ्रेंड मिल जाए, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर, खूब सुने होंगे तुम लोग, तो क्या वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो पुरानी है, कुछ दिन नए लोगों के साथ जीते हैं। तो इसने क्या किया है, ये मनुष्य बहुत होशियार है बचपन से, बहुत पुरानी कहानी है इसकी, कि इसने पाषाण के साथ साथ तांबे को भी यूज किया, क्योंकि पाषाण पटकने पर टूट जाता था, बहुत कम चलता था, लेकिन इसको इसने मोड़ा तोड़ा सब कुछ किया, इसको कुछ भी नहीं हुआ। यानी एक जो नया चैप्टर बना वो बना ताम्र पाषाण काल की कहानी। बताइए, ये 3 चैप्टर क्लियर होगा? किस तरीके से पढ़ना है आप वो सीख लो बस। आपको इतिहास अगर मुंह पे एक एक लाइन नहीं रहेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन पहले आप तरीका तो सीख लो। तो 3 चैप्टर हो गया सर। अब हम बात करते हैं चौथे चैप्टर की। सर जो चौथा चैप्टर है, इस समय तक ये बड़े होशियार हो चुके थे, ये कपड़े पहनने लगे थे, ये 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 पशुपालन करने लगे थे, ये खेती करने लगे थे, मतलब जैसे हम लोग आज जी रहे हैं उस तरीके से जीने लगे थे, और अपना घर बना लिए, अपने लोगों के साथ घर बना लिए। तो अपने लोगों के साथ इन्होंने जितने भी घर बनाए एक क्षेत्र में बनाए, और उस नदी के किनारे बनाया जिस नदी का क्या नाम था? सिंधु। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे शॉर्ट में कहते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक ऐसी सभ्यता जो बड़े सभ्य थे, आज जो नहीं है उस समय वहां था। पक्की ईंटें, पक्की नालियां, पक्की सड़कें। तो बताओ, हम शुरू कहां से हुए थे? बंदर से, और आज कहां पहुंचे हैं? IBC तक। लेकिन कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई जो IBC को नष्ट कर दी, और IBC हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो क्या भारत में कोई नहीं बचा? ये तो आप किसकी बात कर रहे हो सर? IBC कहाँ थी? IBC तो यहाँ है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि IBC के चारों दिशाओं के नाम बताइए, तो यूपी में ये आलमगीरपुर तक है। कहां तक है? यूपी में कहां है? आलमगीरपुर तक। अगर आपसे पूछा जाए पूरब में अंतिम बिंदु इस सभ्यता का कहां है? आलमगीरपुर। डन। सर पश्चिम में कहां है? शुद्ध कांगे डोर। कहां पे है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान। डन। सर महाराष्ट्र में कहां तक है? ये है दैमाबाद तक। कहां? दैमाबाद। और कश्मीर में कहां तक है? आया हुआ क्वेश्चन है, अभी फोटो खींच लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ईस्टर्न पॉइंट है वो क्या है? आलमगीरपुर। जो वेस्ट है ये क्या है? शुटकांगी डोर। जो मांडा है ये क्या है? नॉर्थ। जो दैमाबाद है ये क्या है? तो अगर अब मैं प्रश्न पूछूंगा तो बता लोगे? बता लोगे? आपका होमवर्क है कि ये चारों स्थान किन नदियों के किनारे हैं। जैसे शुष्कांगी डोर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन एक नदी है, आप चेक कर लेना एक बार। मतलब ये चारों शहर किसी न किसी नदी के किनारे थे।
होमवर्क में क्या है सर? होमवर्क में आपको नदियों के नाम लिखना है। क्या लिखना है? नदियों के, बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए प्लीज, 2 मिनट हमको और दीजिए। तो आईबीसी खत्म हो गई सर, और आईबीसी के बाद भी भारत में लोग रहते थे। ऐसा नहीं है कि आईबीसी ही भारत है, नहीं, आईबीसी के बाद भी लोग भारत में रहते थे। आपको एक मैं बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, शायद आज आपको इतिहास क्लियर हो जाएगा। अगर पूरे भारत को मैं एक गोले में प्रदर्शित करूं, तो पूरे भारत के इतिहास को 3 भागों में पढ़ा जाता है। एक, कहाँ का इतिहास? नॉर्थ का। एक कहाँ का इतिहास? दक्कन का। दक्कन मतलब विंध्य पर्वत से नर्मदा नदी के बीच में। और एक कहाँ का? साउथ का इतिहास, दक्षिण का इतिहास, यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का इतिहास। तो सर, जो ये बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या अभी जो भी और हम बात करेंगे, वो केवल उत्तर की है, दक्कन में नहीं है सर, याद रखना। और दक्षिण में नहीं है। अगर दक्कन में है तो केवल दैमाबाद तक, पूरा दक्कन कैप्चर नहीं किया हुआ है। तो आप पूरे इतिहास को जब भी पढ़ना, तो मुझसे पूछना कि सर कहाँ का इतिहास आप पढ़ा रहे हैं, उत्तर भारत का, कि मध्य भारत का, कि आप दक्षिण भारत का। 3 भागों में पूरे इतिहास को बांटा गया है। ये मैंने बांटा है, किसी किताब ने नहीं बांटा है। ठीक है, आइए एक बात बताइए कि सिंधु खत्म हो गई, सिंधु के बाद एक नया युग शुरू हुआ, धार्मिक युग, और उसी धार्मिक युग को हम क्या कहते हैं? आर्य। और आर्यों ने जिस सभ्यता की शुरुआत की, उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक काल या वैदिक। वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समय है ये। वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, मतलब सब कुछ चल रहा है। बात क्लियर है? इसको 2 भागों में बांटा गया। जैसे आप बाल्यावस्था पढ़े थे ना, पूर्व बाल्या और उत्तर बाल्या, वैसे ही वैदिक सभ्यता। और आप एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि जितनी अच्छी व्यवस्था वहां थी, यहां नहीं रह गई। यहां करप्शन आ गया। जनसंख्या बढ़ती है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, और यहाँ पे इतना करप्शन आ गया कि इस धर्म से लोग भागने लगे। जो सनातन धर्म था, जो हिंदू धर्म था, उससे लोग भागने लगे। अच्छा बताओ, एक दुकानदार अगर गलत, मतलब बेकार चीजें देने लगे, तो लोग दूसरी दुकान की तरफ भागते हैं कि नहीं, कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? ठीक है। तो वैदिक काल तक परिवार के लोग इकट्ठा होने लगे थे। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो वैदिक सभ्यता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता शहरी है कि ग्रामीण। तो आप क्या बताओगे? ग्रामीण। जबकि आईबीसी क्या है? यानी भारत में पहले क्या विकसित हुआ? शहर। भारत में पहले क्या विकसित हुआ? शहर। ठीक है, तो ये शहरी है, और ये क्या है? ग्रामीण। यहीं से, इसकी फोटो लीजिए पहले आप, थोड़ा फास्ट। अच्छा ठीक है, गुड फ्राइडे हो या बैड फ्राइडे हो, उससे मतलब हमको नहीं है। उत्तर वैदिक काल में इतना आडंबर बढ़ गया, इतना प्रपंच बढ़ गया, कि लोग भागने लगे। और इनके भागने से ही 2 नए धर्म आए, जैन और बौद्ध धर्म का उदय। जैन और बौद्ध धर्म का उदय। और एक चीज और आप समझना कि ये तो मैं धार्मिक बात कर रहा हूं, जिले भी बन रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग अधिकार बढ़ाएंगे अपना, जमीन हड़पेंगे, और जमीन हड़पेंगे तो अपना भविष्य सोचेंगे। इसलिए आप ये सोचना कि गांवों का एरिया जो है ऐसे एक्सपांड कर रहा है। इनके अलावा, ये तो धार्मिक बातें हो रही हैं, लेकिन धर्म के अलावा जो राजनीतिक पक्ष है, जमीन हड़पने की प्रक्रिया, वो चल रही है। बात क्लियर है? ठीक है सर। जब इन लोगों ने अलग धर्म बना दिया, बौद्ध और जैन, हिंदुओं के विरुद्ध, मतलब शिव जी के विरुद्ध, विष्णु जी के विरुद्ध, तो दोबारा इस व्यक्ति ने जिम्मेदारी उठाई। किसने?
इसने साउथ, दक्कन, नॉर्थ। कहानी ये है कि ये जो आर्य लोग थे वैदिक सभ्यता बनाने वाले, इनमें से एक ऋषि जो थे उनका नाम था अगस्त। क्या नाम था? ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त इन लोगों से थोड़ा सा अलग थे और ऋषि अगस्त ने अपना कमंडल उठाया और बोरिया बिस्तर उठाया और नॉर्थ से सीधे कहाँ यात्रा किया? तो अगर आपसे पूछे कि सनातन धर्म को साउथ में कौन ले गया, वैदिक धर्म को साउथ में कौन ले गया? ऋषि अगस्त। और ऋषि अगस्त ने जब देखा कि इतना आडंबर ये सारी चीजें, तो इन लोगों ने किया क्या? दोबारा वापस आए कहाँ? नॉर्थ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अपना गांव छोड़ के चला जाऊं कहीं, अब फिर मुझे लगे कि मेरा गांव बर्बाद हो रहा है, तो मैं दोबारा गांव में अपने वापस आ जाऊं। और जैसे ही मैं अपने गांव में दोबारा वापस आया, तो इन जैनियों के, इन बौद्धों के विरुद्ध हमने एक नया धर्म शुरू किया। था वो हिंदू का ही, लेकिन थोड़ा-सा अच्छा करके मैंने जो कमियाँ थी उसको दूर किया और उसी को कहते हैं क्या? शैव एवं भागवत धर्म। तो क्या धार्मिक लड़ाई शुरू हो गई है क्या? धार्मिक लड़ाई देखो, हमारा जीवन शुरू कहाँ से हुआ? मानव की उत्पत्ति से। सबसे पहला चैप्टर कौन है? मानव की उत्पत्ति। दूसरा क्या है? पत्थरों के साथ हमारा जीवन। फिर कैसा है? तांबे के साथ और पत्थर के साथ हमारा जीवन। फिर हमने एक शहर बसाया। फिर हमने क्या बसाया? एक गांव बसाया और गांव में आडंबर फैल गया और उसी गांव के कुछ लोगों ने नए धर्म बनाए। उस धर्म को क्या कहा गया? बौद्ध और जैन। फिर उसी गांव के कुछ लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए प्रयास किया और नए धर्म को ले आया क्या? शैव और भागवत। लेकिन आपको यहाँ एक बात और समझनी होगी कि इसी समय 16 महाजनपद, मैं महा लगा रहा हूँ। एक मूर्ख होता है, एक महामूर्ख होता है। मतलब मूर्ख के 10 गुना। दल तो 16 महाजनपदों का उदय, 16 महाजनपदों का उदय। अब प्रश्न ये है कि 16 महाजनपद बने कहाँ? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये 16 महाजनपद नॉर्थ में बने, दक्कन में बने कि साउथ में बने? केवल नॉर्थ। इसीलिए मैं कहता हूं कि इतिहास को डेवलप करिए अपने। जितने भी 16 महाजनपद हैं वो कहाँ बन रहे हैं? एक महाजनपद है जो यहाँ पे है, उसका नाम है अस्मक। हाँ, आया हुआ क्वेश्चन है कि एकमात्र महाजनपद जो साउथ की तरफ है, दक्कन की तरफ है, उसका क्या नाम है? अस्मक। बाकी 15 के 15 कहाँ थे? अफगानिस्तान भी तो उस समय पाकिस्तान नहीं बटा था कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, ना अफगानिस्तान डिवाइड हुआ था। मतलब हमारी सीमा कहाँ से लगती थी? आज के अफगानिस्तान से और पूरे उत्तर तक, बंगाल के पहले तक, बिहार तक। तो 16 महाजन कहाँ बसे? यहाँ। बात क्लियर है? हाँ। जैसे गांव, गांव से तहसील, तहसील से जनपद, और जनपद जब बड़ा एरिया हो जाए, जिसकी जनसंख्या बड़ी हो जाए, जैसे आजकल महाजनपद किसको कहते हैं? जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा। आज महाजनपद नहीं कहते, महानगर कहते हैं। एक नगर होता है और एक महानगर। तो महानगर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, तो महाजनपद मतलब ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या काफी ज्यादा हो गई हो। इसी महाजनपदों में एक जनपद बड़ा जहर निकला, उसका नाम था, दो याद रखिएगा, एक अस्मक सबसे साउथ में, और एक कौन? तुम लोगों ने वो देखा है महाभारत? उसमें कहता है शकुनी, आइए आइए अंग नरेश। यानी कर्ण को क्या कहता है? अंग नरेश। अंग कहाँ था? मगध के जस्ट बगल में। आज बिहार बहुत गरीब हो गया है। इतिहास में बिहार बहुत समृद्ध था। बिहार के जैसा कोई राज्य ही नहीं था पूरे इतिहास। बहुत लूटा गया उसको अंग्रेजों ने। हाँ, सही क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने बहुत लूटा। आज आपको अगर मैं कह दूं कि 1 तोले का कुछ बनवा लीजिए कान का, आप सोचोगे 5,000 टन अंग्रेज सोना भारत से ले गए हैं।
बहुत नहीं, 5,000 टन। हाँ कर रहे हैं, क्योंकि सोना लिए हो हमारा, जब तक नहीं लौटाओगे तब तक फॉलो करेंगे। लौटा दो। लौटा। हाँ, पता है क्यों रिस्पेक्ट देते हैं? क्योंकि हम यहाँ लुंगी पहन के दौड़ते थे, लुंगी खुल जाती थी, बहुत मार खाते थे। अंग्रेजों ने हमको पैंट और बेल्ट सिखाया कि भागते रहो, तुम्हारे शरीर खुल जाएगा, तुम टूट फूट जाओगे, लेकिन पैंट नहीं, शर्ट नहीं। और यहाँ के लोग कुर्ता पहनते थे, लुंगी पहनते थे, हचक के मार खाते थे, भाग ही नहीं पाते थे। हैं? ठीक है, आइए। प्लीज प्लीज, इधर आओ। ठीक है, मगध। हमें 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 2 मिनट दे दो, नहीं तो मैं जहां तक टारगेट करके आया हूं हो नहीं पाएगा। ठीक है। महाजनपदों में सबसे समृद्ध कौन निकला? मगध। क्यों समृद्ध निकला सर? अंग्रेज क्यों जीत गए हमसे? क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे। मगध ने अन्य 15 को कैसे जीत लिया, या मैक्सिमम को जीत लिया इसने? किसने? मगध ने। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहा। जैसे ही इसे लोहा मिला, इसने बाण, तलवार, भाला सब बनाया। अब कोई लाठी से लड़ने आ रहा है, तुम तलवार लिए हो, टिक पाओगे सामने? नहीं टिक पाओगे। यानी एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि इस सभ्यता के लोग कांसा यूज करते थे। क्या यूज करते थे? कांस्य। तो इसे, आईबीसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रॉन्ज पीरियड। और यहां पे क्या गया? आयरन। तो चलो एक टेक्निकल काम करते हैं हम लोग। टेक्निकल काम ये है कि सबसे पहले हमारी यात्रा कहां से शुरू हुई थी, और पाषाण के बाद हमें क्या मिला, और तांबा के बाद क्या मिला? कांस। कांस। ठीक है। कांस बनता कैसे था? तांबा और टिन को मिलाने से। हाँ, देख लेना, तांबा और टिन को मिलाने से। ठीक है। लोहा तो बहुत बाद में मिला बिटिया, लौह तो बहुत बाद में मगध आया। मतलब अगर हम आपको इसको दे दें सही क्रम में लगाइए, तो लगा लोगे कि नहीं? पहले नंबर पे पत्थर, दूसरे नंबर पे तांबा, तीसरे नंबर पे कांसा, और चौथे नंबर पे। और मगध इसलिए वर्चस्व में रहा क्योंकि इसको लोहे की खान मिल गई थी। छत्तीसगढ़, आज का झारखंड, बिहार, यहाँ सब लोहा है। और इतना मिला इसको कि इसने पूरे जंगल काट दिए। उसी लोहे की कुल्हाड़ी से इसने पूरे जंगल काट के, साफ करके अपने साम्राज्य को बेहतरीन बना दिया। यानी रोज इसको 100 बीघे जमीन एक्स्ट्रा मिलती थी जंगलों को काट करके। इतना इसका वर्चस्व था। अब खेती के लिए जब तुम जमीन तैयार कर लोगे तो फसल उपजाओगे, फसल बेचोगे, टैक्स वसूलोगे, तो तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी कि घटेगी? फिर बढ़ेगी। धीरे धीरे मगध बढ़ता गया, और मगध के बढ़ने से ही यहाँ वंश की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? वंश। तो सबसे पहला वंश इस मगध पे कौन आया? हर्यक। तो हम का मतलब देवदूत हैं? मेहनत किए हैं ना, एक कहानी से दूसरी कहानी जोड़ रहे हैं ना। आप तुरंत कैसे समझ जाओगे? आप जाके घर पे लिखो, पढ़ो, देखो, ना आए तो फिर हमसे समझो। हर्यक वंश। हर्यक के जस्ट बाद कौन आता है? शिशुनाग वंश। हाँ, शिशुनाग। और शिशुनाग के बाद जस्ट कौन आता है? इसी नंदवंश को कौटिल्य ने खत्म किया था। इसी नंदवंश को कौटिल्य ने खत्म किया था, और क्या स्थापित किया था? मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश। बात क्लियर है? जब भी आपके गांव में नीम का पेड़ बड़ा गिरा, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे नीम के पेड़ आते हैं। लास्ट मिनट, लास्ट मिनट बस। जब भी एक बड़ा साम्राज्य खत्म होगा, वो कई छोटे छोटे साम्राज्यों में टूट जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि उन छोटे छोटे साम्राज्यों को कोई बहादुर राजा इकट्ठा करके एक बड़ा साम्राज्य बनाएगा। बात क्लियर है? कई छोटे छोटे राज्य थे, सबको इकट्ठा करके क्या बना? अभी जब मौर्य खत्म हो जाएंगे, तो फिर से छोटे छोटे वंश आ जाएंगे। जैसे ही मौर्य खत्म हो जाएंगे,
मौर्यों के बाद के कुछ हम आपको बता रहे हैं, कुछ विदेशी भारत आने लगे। कौन? शक। और मौर्य के समय में कौन आया था? यूनानी। तो पहले कौन आया? यूनान। फिर कौन आया? शक। और शक के बाद कौन आया? कुषाण। डन। और यहां पे शुष्नाग, फिर यहाँ पे है शुंग वंश भारतीयों में। भाई कुछ विदेशी शासक आए, कुछ भारतीय भी तो रहे होंगे। तो उस भारतीयों में कौन था? शुंग, कण्व और सातवाहन। याद रखना, यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या? प्लीज 1 मिनट और दे दो मुझे, बस 1 मिनट। घर पे बता देना कि अच्छी क्लास थोड़ी चल रही थी, ठीक है? गुड फ्राइडे है ना कल? ठीक है, मैं मनाता हूँ गुड फ्राइडे आपका। सुनिए, तो जैसे ही मौर्य वंश खत्म हुआ, कुछ विदेशी शक्तियां भारत में आई और कुछ देसी। अब मेरा प्रश्न ये है कि सातवाहन कहाँ से राजा बने? सातवाहनों का शासन कहाँ पे था? दक्कन में। और कुषाणों का शासक कहाँ था? उत्तर में। कुषाणों का कहाँ था? उत्तर, नॉर्थ में। अगर अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि पहले सातवाहन कि पहले मौर्य, अच्छा बताओ कि पहले सातवाहन वंश कि पहले हर्यक वंश? बात क्लियर है? अब इनको फिर से एक राजा इकट्ठा करेगा। बस 2 चक्कर और बचे हैं। एक राजा इनको फिर से इकट्ठा करेगा, उसी राजा का नाम है, क्या मैं आगे लिख सकता हूं? हाँ ठीक है, उसी राजा का नाम है गुप्त। वेरी गुड। भारत के इतिहास का गोल्डन पीरियड गुप्त। 250 सालों तक गुप्तों ने शासन किया। अब गुप्त क्या होते थे? कुषाणों के यहाँ जॉब करते थे। और जब देखे कि नॉर्थ भारत में कुषाण कमजोर हो रहे हैं, तो इनको मार करके, हत्या करके इनकी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब गुप्त भी टूटेंगे कई भागों में 250 सालों के बाद। जब गुप्त टूटेंगे तो गुप्तों की जगह पे एक सबसे बेहतरीन राजा आएगा, जिसका नाम क्या है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की डेथ कब होती है? 650 ईस्वी में। यहीं से प्राचीन भारत खत्म होता है। प्राचीन भारत यहीं से खत्म होता है। अब मैं आपको मुसलमानों का इतिहास पढ़ाऊंगा हर्षवर्धन के बाद। मुगल नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम आपको बताएंगे ना। आप पहले यहां तक समझे कि नहीं? 650 ईस्वी तक देखिए फिर से एक बार जल्दी से, बहुत समय ले लिया क्या? सबसे पहला चैप्टर बोलते जाओ, मानव की। फिर फिर सिंधु घाटी के बारे में 2 बातें, शहरी और कांस्ययुगीन। फिर कौन आया? कुछ लोग कहते हैं आर्य भारतीय ही है, कुछ लोग कहते हैं विदेशी, लेकिन फेमस है कि विदेशी ही। ठीक है, तो इन्होंने 2 सभ्यता बनाई, वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर जो ये सभ्यता थी क्या थी? लेकिन शहर धीरे धीरे बस रहे थे, धीरे धीरे शहर बस रहे थे। अब शहरों के बसने से पहले क्या आया? कौन सा था ये? 5वां। ठीक है, 5वें के बाद कौन आएगा? 6वां। जैन और बौद्ध, इन्होंने हिंदुओं को चुनौती दिया, फिर हिंदुओं ने फिर इनको चुनौती दिया। शैव और क्या अलवर और नैनार आपने सुना है? हाँ, जो नैनार है वो शैव है, जो अलवर है वो वैष्णव है। भागवत कह लीजिए या इसी को क्या कहते हैं? वैष्णव। ये आए कहां से थे? साउथ से उत्तर। लाया कौन था? ऋषि अगस्त। मतलब साउथ गया कौन था? ऋषि अगस्त। ठीक है, मान लीजिए 10 ऋषि आए थे, 9 लोग उत्तर में ही रह गए, 1 लोग कहां चले गए थे? साउथ में। ठीक है सर। फिर किसका जन्म होता है? 16 महाजनपद का। 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण जनपद, ऐसा जनपद जो साउथ में था, अस्मक, सबसे बड़ी उपलब्धि, इसलिए ये पूरा क्रम बना हमारा। बात क्लियर है? उसके बाद इसी जगह पे वंशों की शुरुआत हुई। तो पहला वंश कौन सा था? दूसरा कौन सा? तीसरा और चौथा। मौर्यों के खत्म होने के बाद ये आप याद रखिएगा कि कुछ देसी कुछ विदेशी। विदेशियों में कौन है? शक, कुषाण। सिकंदर के सॉरी, मौर्य काल के समय कौन आया था? मौर्य काल के समय, जब मौर्य काल चल रहा था। लेकिन मौर्यों के बाद कौन आया?
लेकिन कुछ देशी राजा भी हुए। शुंग, कण्व, शुंग, कण्व, सातवाहन। ये कहाँ शासन करेंगे? दक्कन, दक्कन में। एरिया ज़रूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमने कहा एक बड़ा पेड़ जब गिरता है, बड़ा वृक्ष जब गिरता है, तो उसकी जगह पे कई छोटे-छोटे वृक्ष आते हैं। लेकिन फिर इन छोटे वृक्षों को कोई काट के एक बड़ा वृक्ष लगाता है। वो काम किसने किया? गुप्तों ने। और गुप्त साम्राज्य पहले किसके यहाँ जॉब करते थे? कुषाणों के यहाँ। फिर गुप्त भी 250 सालों के बाद खत्म हुआ तो किसका दौर चला? अगर आपसे पूछा जाए अंतिम हिंदू सम्राट, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, इसके बाद कोई हिंदू सम्राट 1000 सालों तक नहीं आएगा। 1200-1300 सालों तक कोई हिंदू राजा नहीं आएगा। हाँ, उत्तर भारत में हर्षवर्धन अंतिम। तो इसके लिए पूछा जाता है उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। और दूसरी राजधानी कहाँ थी? प्रयागराज, हमारे इलाहाबाद में, ठीक है? और इसकी डेथ कब होती है? यहीं से हमारा जो प्राचीन भारत है वो समाप्त माना जाता है। प्राचीन भारत समाप्त माना जाता है किसकी डेथ से? हर्षवर्धन की डेथ से। वेट, एक मिनट वेट। हाँ, मिटाया नहीं हूं। ये बात समझ में आई थी आपको? फोटो ले लिए थे। और ये कोरोमंडल, तुम्हें पता है ये कोरोमंडल नहीं था, यहाँ चोल जाति रहती थी, तो ये चोलोमंडल था। लेकिन चोलों से धीरे धीरे क्या बन गया बताएंगे, ठीक है? यहां से आपको बातें समझ में आई है कि नहीं? पूरी क्लियर है? अच्छा लगा है? ठीक, नेक्स्ट। ठीक है,